गाइज ये कोर्स करने के बाद आप लोग सी प्रोग्रामिंग के चैंपियन बन जाओगे। ये कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होने वाला है। इस कोर्स में मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ देने वाला हूँ। मैं रिक इस कोर्स में यार आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया है या फिर जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से। गाइज मैंने इस पूरे कोर्स को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हर एक चैप्टर के साथ मैंने एक प्रैक्टिस शीट रखी हुई है ताकि आप उस प्रैक्टिस शीट को और उस कोर्स को समझे ही ना बल्कि उससे फास्ट और एफिशिएंट प्रोग्राम भी बना सके। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और सीखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक सी प्रोग्रामिंग। ओके गाइज, तो यार आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ मैंने खोल लिया ये अपने नोट्स। यार मैंने पूरी सी प्रोग्रामिंग को बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। धीरे धीरे यार एक एक करके हम इन चैप्टर्स को बेसिकली देख रहे होंगे। पर यहाँ मैंने बेसिकली सबसे पहली जो हेडिंग है वो है व्हाट पर्पस सी लैंग्वेज इज यूज्ड। कहने का मतलब यह है कि यार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज करती क्या है। तो यार सी प्रोग्रामिंग आपकी डेटाबेस सिस्टम जैसे कि आपका MySQL हो गया, MariaDB हो गया, उन डेटाबेस को डेवलप करने के लिए काम आती है। ये कंपाइलर्स बनाने में काम आती है, असेंबलर्स बनाने में काम आती है और यार ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बनाने में काम आती है। आपका जो लिनक्स है पूरा सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है यार। अब जब हम सेकंड टॉपिक की बात करें यार यहाँ पर, तो यहाँ पे डेटा टाइप होता है। अच्छा, डेटा टाइप को समझने से पहले यार हम वेरिएबल समझते हैं और उसके बाद हम डेटा टाइप समझते हैं। लेट मी ओपन माई नोटपैड। इस नोटपैड को यार आप एक नोटबुक की तरह कंसीडर करो। सबसे पहले यार मैं वेरिएबल बताऊंगा होता क्या है। यार वेरिएबल बेसिकली कंटेनर्स के नाम होते हैं। अब यार 3 टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जनरली। वैसे तो काफ़ी सारे हैं यार, डबल भी है, फ्लोट भी है, पर जनरली 3 टाइप के डेटा टाइप है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास इंट, उसके बाद है यार हमारे पास कैर, उसके बाद है यार हमारे पास फ्लोट। अब यार ये जो इंट है वो हमारे नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम आता है। अब जो एक कैर है बेसिकली यार ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए काम आता है। कैरेक्टर्स जैसे कि आपके ABC उस तरह के कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यार ये काम आता है। अब यार ये फ्लोट किस लिए काम आता है चलिए देखते हैं। जो फ्लोट है बेसिकली डेसिमल नंबर्स को करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर मैं नंबर को लिख देता हूँ जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर्स है यार वो हम इंट में स्टोर करते हैं। अब यार कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे ABCD, यार कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे और डेसिमल बेसिकली आपके होते हैं जैसे 2.5 या 12.5 12.5 या फिर मैं बोलूँ 10.2 बेसिकली जो पॉइंट्स के नंबर होते हैं। अब यार देख लेते हैं कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यार इंट, अगर मैं लिखूँ कुछ इंट A, तो यार ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका हूँ। और अगर मुझे इनिशियलाइज करना है किसी वेरिएबल को तो यार मैं लिखूंगा इस तरह से इंट A = 10। यार यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हो बेसिकली। इस तरह अगर हम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो होता है यार डिक्लेरेशन। और यार अगर हम एक वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं तो वो होता है यार आपका इनिशियलाइजेशन। अब यार इसको एक बात ध्यान से देखो आप, ये 10 है, ये एक नंबर है, वैल्यू है, और ये एक वेरिएबल है और ये एक डेटा टाइप है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मुझे कोई नंबर को स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर तो मुझे बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप यार लेना पड़ेगा। और इसी तरह अगर मैं किसी डिक्लेयर कर रहा हूँ किसी बेसिकली कैरेक्टर को, सपोज करो यार मैं लिख देता हूँ कैर A, तो ये हो गया डिक्लेरेशन किसी कैरेक्टर का। और यार अगर मुझे किसी कैरेक्टर को इनिशियलाइज कराना है तो यार वही ऊपर की तरह जैसे हमने लिखा सबसे पहले कैर A = इसको हम यार सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं बेसिकली। अब मैं सपोज करो यार यहाँ पर मेरे को एक B नाम का कैरेक्टर जो है वो स्टोर कराना है तो बेसिकली मैं इस तरह से लिखूंगा यार B, ये पूरा कैरेक्टर है सिंगल कोट्स के अंदर और ये वेरिएबल नेम है और ये कैर डेटा टाइप है। तो यार यहाँ भी मैं लिख देता हूँ बेसिकली ये भी डिक्लेरेशन है। मैं इसको कॉपी करके यार सिंपली कुछ नहीं करूँगा, पेस्ट करूँगा। यार मैं बहुत आलसी हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत आलसी हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता लिखने में। अब यार देख लेते हैं फ्लोट क्या होता है बेसिकली। फ्लोट अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो यार एक वेरिएबल फ्लोट नाम का डिक्लेयर हो जाएगा। ए क्या है यार वेरिएबल आपका और फ्लोट क्या है डेटा टाइप। तो कहने का मतलब यह है कि ए एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। इस फ्लोट टाइप में या फिर इस ए वेरिएबल में यार आप नंबर कैसे स्टोर कर सकते हो, सिमिलर प्रोसीजर है। मैं सिंपली लिखूंगा फ्लोट A = यार यहाँ पे मुझे वो नंबर देना है बेसिकली कोई भी, फॉर एग्जांपल 10.5 दे दिया तो यार ये कुछ इस तरह से स्टोर हो जाएगा। मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ, यार मैं बहुत आलसी हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा यार इस तरह से। तो यार आपको समझ आ गया होगा यार ये पूरी चीट शीट देख के कि बेसिकली हम डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं कोई वेरिएबल और इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं कोई वेरिएबल विद डेटा टाइप।
आई रिपीट विद डेटा टाइप। तो यार ये इंटीजर टाइप का ऐसे होता है, अगर कोई नंबर आपको स्टोर कराना है यार तो इंटीजर टाइप का नंबर आप इस तरह से स्टोर करा सकते हो, और अगर यार आपको कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है तो यार इस तरह से करा सकते हो, और डिक्लेयर करना है तो यार इस तरह से कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं होता यार, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप बेसिकली यार आपके कंटेनर्स होते हैं जो किसी तरह की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इंट आपका जो डेटा टाइप है उसमें एक नंबर ही स्टोर होता है, जो कैर आपका डेटा टाइप है उसमें एक कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो, और जो आपका फ्लोट डेटा टाइप है उसमें आप यार एक बेसिकली डेसिमल स्टोर करा सकते हो। अब मैं वापस से वो खोल लेता हूँ नोट्स। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं यार, बेसिकली ये कमेंट्स वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट नहीं होते। यार जब भी हम कोई कोड लिखते हैं या फिर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ पर जनरली अपने कमेंट्स डाल देते हैं, सिर्फ ये याद रखने के लिए कि वो उस लाइन पर जो कोड है वो क्या कर रहा है। यार ये हमारी लॉजिक बिल्डिंग या फिर हमारे बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। यार कमेंट्स भी हम आगे देख रहे होंगे जब हम कोडिंग करेंगे। अब हम देखते हैं यार ऑपरेटर्स। यार सपोज करो आपको कोई दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो यार आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है प्लस वो यूज करना पड़ेगा। आपको सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना है तो आपको यार माइनस यूज करना पड़ेगा। यार आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये स्टार यूज करना पड़ेगा। आपको डिवीजन का बनाना है तो यार आपको मॉड्यूलो यूज करना पड़ेगा, या इसे ये भी बोल देते हैं कि ये परसेंट का साइन है, बट हाँ यू कैन कंसीडर इट एज अ परसेंट। तो यार ये इस तरह से होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं आपके प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। यार ये हम लूप्स में देख रहे होंगे, जब हम लूप्स पढ़ेंगे क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत काम आते हैं, जब हमें दो कंडीशंस को बेसिकली कंपेयर कराना होता है। और यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपका इक्वल हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। धीरे धीरे हम सारे ऑपरेटर्स को बेसिकली देख रहे हैं। गाइस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हम किसी कंटेनर में या फिर किसी वेरिएबल में जब हम इनपुट ले रहे होते हैं यूजर से तो हमें किस टाइप का इनपुट लेना है। यार अगर हम कोई इंटीजर इनपुट ले रहे हैं यूजर से तो हमें %d यूज करना पड़ता है। यार अगर हम फ्लोट ले रहे हैं तो हमें %f यूज करना पड़ता है। यार अगर हम कोई कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं यूजर से हमें %c यूज करना पड़ता है। यार अगर हम कोई बेसिकली स्ट्रिंग ले रहे हैं यूजर से तो यार हमें %s। और धीरे धीरे यार हम ये देख रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस शीट में। अब यार नीचे चलते हैं। 7वां पॉइंट है आपका यार इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है और हमें यूजर को आउटपुट भी देना है। तो यार स्कैनफ एक फंक्शन होता है यूजर से इनपुट लेने का और यूजर को आउटपुट देने का, या फिर ब्लैक कंसोल स्क्रीन पे आपको अगर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो यार ये प्रिंटफ बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए। यार ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। यार आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी सीखते हो तो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो जनरली सब लोग बनाते हैं। यार ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर के लिए होने वाला है, जिसे कोडिंग का सी भी नहीं आता, या फिर जो अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यार प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो यार चलिए दोबारा चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और बनाते हैं यार अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और उसके बाद करते हैं हम ये वाली प्रैक्टिस शीट है। यहाँ मैंने एक फाइल बनाई हुई है index.c। यार यहाँ पे आप main.c भी कर सकते हो। यार सबसे पहले हम अपना कोड टाइप करते हैं #include int main। यार यहाँ पर मैंने सिंपली printf फंक्शन का यूज किया हुआ है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने रिटर्न 0 करा दिया है। गाइस ये #include stdio.h है, ये वो हेडर फाइल्स होती हैं जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यार ये मेन फंक्शन जो है ये इंट मेन, ये हमारे एक युद्ध के मैदान की तरह है। यार जब भी हमें कुछ युद्ध करना होता है, मेरा मतलब यार आपको कोडिंग अगर करनी होती है तो हमेशा यार हम इसके अंदर इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं एक्सेप्ट फंक्शंस। तो यार देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि ये प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है चल रहा होगा, बट लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रन इट। देखो यार ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है। यार अब सपोज करो किसी का नाम शुभम है, तो यार हमारे पास शुभम बहुत होते हैं। अब मुझे उसका नाम प्रिंट कराना है शुभम, तो यार प्रिंट एफ के अंदर मैं सिंपली शुभम लिख दूंगा और आप देख लो यार यहाँ पे शुभम लिखा हुआ आ गया है। तो यार इस तरह से प्रिंट एफ फंक्शन काम करता है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ यार ये स्टार्टिंग का बेसिकली है क्या। यार अगर आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो आपको प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। और यार प्रिंट एफ फंक्शन आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप ये stdio.h इंक्लूड ना कर लो अपने कोड के अंदर। यार हमारे पास बहुत टाइप्स की हेडर फाइल्स होती हैं, आपकी string.h होती है, mat.h होती है। ये तो यार ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h है बेसिकली। तो ये क्या करती है यार, printf फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल के अंदर लिखी गई है। यार चलते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट की तरफ और देखते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस एक एक करके। यार हम
एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और यार यहाँ पर एक सबसे पहला जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट इन एन इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट एंड प्रिंटेड। सबसे पहले यार हमें डेटा टाइप, हमने डेटा टाइप पढ़े थे, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। तो यार बेसिकली सबसे पहले मुझे एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करा के प्रिंट कराना है तो यार सबसे पहले मुझे एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यार मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए। तो यार मैंने ए नाम का जो वेरिएबल है और जो इंटीजर टाइप का है बेसिकली, क्योंकि मुझे एक नंबर स्टोर कराना है तो मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब यार सपोज करो मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, स्कैनफ करना पड़ेगा यार यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात की थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार एड्रेस ऑफ ए बेसिकली। अब यार अगर हम वापस नोट्स पे जाएं तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि जब आपको इनपुट लेना है यूजर से तो आप स्कैनफ का यूज करोगे। और यार यहाँ पर मैंने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की भी बात की थी। तो यार %d किसके लिए यूज हो रहा है, इंटीजर। और इंटीजर क्या है यार, मेरा नंबर बेसिकली, क्योंकि मुझे नंबर इनपुट लेना है यूजर से। तो यार मैं वापस चलता हूँ। अब देखो यार यहाँ पर मैंने एक इंटीजर यानी एक नंबर को इनपुट लेना है तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया %d डबल कोट्स के अंदर। और यार ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, या फिर मैं बोल लूँ इसे ये एंड का जो साइन है यार, ये को दर्शाता है आपके कि आपके जो ए वेरिएबल है आपको उसमें यूजर से इनपुट लेना है। और अब सिंपली यार अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो यार प्रिंट भी क्या कराना है मुझे, एक इंटीजर। तो मैं वापस से %d लगाऊंगा और मैं यहाँ पर यार सिंपली ए प्रिंट कर दूंगा। इस बार मुझे उसका एड्रेस नहीं लगाना है, इस बार सिर्फ मुझे सिंगली उस वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। उस मेमोरी पर बेसिकली यूजर जो इनपुट देगा वो स्टोर हो जाएगा और सिंपली यार यहाँ से हम उसको बेसिकली तो यार यहाँ से printf यूज करके हम उसको प्रिंट करा देंगे। अब मैं इस कोड को अगर रन करूँ, लेट मी, यार मैं सेव करना भूल गया हूँ, Ctrl+S से मैंने सेव किया, मैं वापस गया। अब यार यहाँ पर ये मुझसे बेसिकली इनपुट पूछ रहा है। अब मैं यार यहाँ पर डाल देता हूँ 543। तो यार अब देखो जैसे ही मैंने 543 दबा के एंटर किया तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया 543। तो यार ये वही हो रहा है, मैं कोई जब नंबर यार इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, 543 मैंने इनपुट लिया, स्कैन हुआ, स्कैन हो गया यार, वो प्रिंट हो गया। printf फंक्शन ने उस बेसिकली प्रिंट कर दिया। यार अब आगे चलते हैं। यार मुझे अब सपोज करो कोई कैरेक्टर इनपुट लेना है यूजर से और उसको स्टोर कराना है एक वेरिएबल में, उसको प्रिंट भी करा देना है। तो यार मैं यहाँ इंट हटा दूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा यार कैर ए। अब यार यहाँ पर क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो कैरेक्टर के लिए वो क्या है यार %c। तो यार %d की जगह मुझे क्या करना होगा, %c। एड्रेस ऑफ ए वैसे ही रहेगा यार, यहाँ पे भी मुझे %c करना पड़ेगा और यार ये ए सिंपली मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब यार मैं Ctrl+S से सेव करके इस कोड को यहाँ से रन करूँगा तो यार यहाँ पे देखो ये आ गया। अब मुझे क्या डालना है, सपोज करो मुझे यहाँ पर s प्रिंट कराना है। उप्स, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझे s प्रिंट कराना है। तो देखो यार मैंने s इनपुट दिया, ऐसे ही उसने printf फंक्शन ने मुझे आउटपुट दे दिया। तो यार इस तरह से आप लोग कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हो और उसको प्रिंट करा सकते हो। अब यार आगे चलते हैं। तीसरा जो मेरा पॉइंट था उसमें मुझे लेनी थी एक फ्लोट वैल्यू। तो यार सिंपली वही बात है, मैं कैर को हटा दूंगा यहाँ से, मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं सिंपली यार यहाँ पर फ्लोट कर दूंगा। और यहाँ पर यार मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर यार फ्लोट के लिए क्या है, %f। तो यार मुझे यहाँ पर %f दे देना है %c की जगह। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने %f दे दिया। तो यार %f दे के मैं Ctrl+S से सेव करूँगा, मैं वापस यार कोडिंग पे जाऊँगा और अगर यहाँ पे यार मुझे अब 12 उप्स यहाँ पर क्लिक करूंगा, 12.5 देना है। तो यार देखो इसने बेसिकली 12.5 को इनपुट लिया और उस 12.50000 को इसने प्रिंट करा दिया। तो यार इस तरह से आपका फ्लोट काम करता है। बेसिकली ये डेटा टाइप्स हैं। हम अब तक यार ये देख रहे थे कि ये डेटा टाइप्स में आपको बेसिकली इनपुट लेना कैसे है और आपको आउटपुट कराना कैसे है। आगे चलते हैं यार अपने नोट्स की तरफ। अब दूसरा जो प्रोग्राम है यार वो है 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। अब यार वापस आते हैं, मैं ये सब कुछ फिलहाल के लिए रफ कर देता हूँ, मेरा मतलब है डिलीट कर देता हूँ। यार अब आपको 2 नंबर को बेसिकली ऐड कराना है और एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि 2 नंबर ऐड हो जाए। यार सबसे पहली बात, हमें 2 नंबर इनपुट लेने पड़ेंगे। तो यार मैं ले लेता हूँ इंट a इंट b। यार ये 2 नंबर मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब मुझे इनके अंदर इनपुट लेना है तो मैं स्कैनफ करूंगा यार %d एड्रेस ऑफ a। तो यार ये मैंने बेसिकली a में इनपुट ले लिया, सेम मैं यार b में इनपुट ले लेता हूँ। मैं इसको बेसिकली इस तरह से कर देता हूँ यार। अब मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ b ले लेता हूँ। यार बेसिकली मुझे 2 नंबर को ऐड करा के उनका जो है सम प्रिंट कर देना है। तो यार सबसे सिंपल तरीका, इसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं यार आपको 2 नंबर को जब ऐड कराना है। या तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, लेट्स सी, एक यार मैंने यहाँ पर इंट c डिक्लेयर कर दिया
और अब यहाँ पर मैंने अपना बिजनेस लॉजिक लिखा, C इक्वल्स टू A प्लस बी। ए भी आपका वेरिएबल है, बी भी आपका वेरिएबल है और सी भी आपका वेरिएबल है। तो यार मैंने ए में इनपुट ले लिया, बी में इनपुट ले लिया, पर सी में इनपुट नहीं लिया। यार सी में इनपुट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे सी में क्या स्टोर कराना है, उन दोनों का सम। जब मैंने यार ए इनपुट यहाँ से ले लिया यूजर से, बी इनपुट यहाँ से ले लिया, तो यार मैंने ए प्लस बी किया क्योंकि मुझे उन दोनों नंबर को ऐड करना है, और वो दो नंबर यार ऐड होके आपके सी में चले जाएंगे और मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, सी प्रिंट कर दूंगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट। मैं प्रिंट एफ करूंगा यार परसेंट डी, और यहाँ पर जब यार मैं सी करूंगा इस तरह से, तो यार मेरा जो दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है वो बन जाएगा। मैं कंट्रोल एस से यार एक बार सेव करता हूँ, मैं वापस से कोड रन करता हूँ यार। मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर इनपुट देता हूँ 10 और दूसरा इनपुट देता हूँ 15। तो यार देखो 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो यार ये प्रिंट होकर आपके इस तरह से आ गए। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम यार बना लिया है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम देखते हैं। अब यार क्या है, आप इस प्रोग्राम को गौर से देखो, ध्यान से देखो यार। आप में एक वेरिएबल लिया हुआ है ए, एक वेरिएबल लिया है बी, एक वेरिएबल लिया है सी। यार आपने ए में इनपुट ले लिया यूजर से, बी में इनपुट ले लिया, लेकिन यहाँ आप जोड़ रहे हो, यहाँ मतलब आप एडिशन कर रहे हो। तो यार क्या इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करके सब्ट्रैक्शन का नहीं बना सकते? सिर्फ इस प्लस की जगह आप माइनस कर दो। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, आप प्लस हटा दो और माइनस लगा दो। अब सिंपली अगर यार आप इस तरह से करोगे और जब आप कंट्रोल एस से सेव करके इस कोड को यार रन करोगे, तो यार देखो ये कोड चल गया। तो यार देखो ये कोड चल गया। अब सपोज करो यार मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 10 इनपुट में और दूसरे में मैंने दे दिया 8। तो यार 10 8 जब मैंने इनपुट दिया, तो यार 10 माइनस 8 इक्वल्स टू होता है 2, तो उसने मुझे 2 आउटपुट दे दिया। तो यार इस तरह से कोड ने काम किया। मैंने फर्स्ट में दे दिया 10, दूसरे में इनपुट दे दिया मैंने 8, और जब यार a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 8 जो कि होता है 2 आपका कहाँ स्टोर हो गया, सी में। तो यार उसी सी को सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना लाइफ का एक और प्रोग्राम बना लिया है। सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बेसिकली हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का, यानी दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन। यार अब इस प्रोग्राम को फिर से गौर से देखो। आपने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया हुआ है, एक नंबर आपने यूजर से दोबारा इनपुट लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, क्यों ना यार आप अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली यार स्टार लगा दो बेसिकली। अब यार जैसे ही आप स्टार लगाओगे तो आपने एक नंबर ले लिया इनपुट यूजर से, दूसरा ले लिया, और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को आपने सी में स्टोर करा दिया और सी को ही आपने प्रिंट करा दिया। यार कंट्रोल एस से सेव करके इस कोड को रन करते हैं। अब यार सपोज करो मैं फर्स्ट में इनपुट देता हूँ 10 और दूसरे में इनपुट देता हूँ 5। तो यार 10 5 जा कितना होता है, 50 होता है। तो यार ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो गई इन दोनों नंबर्स की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपने अपनी लाइफ का एक और प्रोग्राम बना लिया है जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। आगे चलते हैं यार, आगे देखते हैं कौन सा प्रोग्राम है। यार आगे बेसिकली आपका डिवीजन का प्रोग्राम है कि आपको डिवीजन बेसिकली परफॉर्म कराना है। तो यार अब गौर से देखो दोबारा इस प्रोग्राम को, और यार अब भी वही करना है। सिंपली हमें इस स्टार की जगह डिवीजन के लिए यार साइन होता है बेसिकली, ये फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं हम इसे, और बेसिकली हम इसे डिवीजन का सिंबल भी बोलते हैं। यार a अपॉन बी, अब यार फिर से वही होगा। आप यूजर इनपुट ले लो, फर्स्ट नंबर में यूजर इनपुट ले लो सेकंड नंबर में, और a अपॉन बी क्या होता है यार, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर ले लिया 100 और नीचे ले लिया 5। तो यार आपका जो आउटपुट 20 है वो स्टोर हो जाएगा सी में और 20 ही प्रिंट हो जाएगा। हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और रन करते हैं। कोड हमारा 100 और यहाँ पर सेकंड नंबर में यूजर इनपुट करा देता हूँ मैं 5, तो यार आउटपुट आ गया 20। तो यार इस तरह आप बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं। यार बहुत टाइप्स के आप प्रोग्राम बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप यार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ और देखते हैं बेसिकली दूसरा चैप्टर मेरा क्या कहता है। गाइस तो यार आ गए अपने चैप्टर 2 के अंदर। जो चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहला टॉपिक है यार वो है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब यार ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है यार, बहुत बार आपको अपनी कोडिंग में ऐसे लॉजिक्स या फिर ऐसे बिजनेस लॉजिक लिखने पड़ते हैं जो एक कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। तो यार ऐसे बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए आपको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यार डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, अगर हम हिंदी में बात करें यार तो ये होता है अगर मगर, अगर मगर। तो यार ये अगर मगर क्या होता है बेसिकली, चलो इस कोड के हिसाब से समझते हैं। और इंग्लिश में यार यहाँ पर देखो जैसे लिखा है देयर आर फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो यार ये कुछ नहीं होता, ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखो यार ये प्रोग्राम समझो कि ये प्रोग्राम क्या बोलता है। यार ये एक ऐसा प्रोग्राम है
जो ये बताता है कि इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, आई मीन ग्रेटर कौन सा है। तो यार यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल जो कि हमने अभी अभी पढ़ा वो ले लिया है 10, जिसमें मैंने 10 स्टोर करा दिया है, ए लिया है वेरिएबल, और यहाँ पर यार बी वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 20 स्टोर करा दिया है। अब यार यहाँ पे मैंने इफ के अंदर लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से, मीन्स अगर 10 बड़ा है 20 से तो प्रिंट कर दो ए, वरना प्रिंट कर दो बी। तो यार कुछ नहीं होता, ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली इफ और एल्स स्टेटमेंट्स ही होती हैं। यार जल्दी से इस कोड को देख लेते हैं एक बार और समझते हैं यार इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं यार अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, तो यार जल्दी से मैं टाइप कर देता हूँ वो कोड जो कि लिखा हुआ है नोट्स में, और समझते हैं इफ एल्स को। तो यार यहाँ पर मैंने वो कोड लिख लिया है जो कि हमारे नोट्स पर भी लिखा हुआ है। तो यार समझते हैं इस कोड को। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने एक हेडर फाइल लगाई जो कि मैं हमेशा लगाता हूँ, एक हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में भी मैंने लगाई थी यार। अब यार मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए या फिर 2 नंबर इनिशियलाइज करा लिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे यार, यूजर से इनपुट ले रहे थे, पर इस टाइम पर मैंने इनिशियलाइज करा लिए हैं। तो यार अब यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपली चेक करा दिया, ये मेरा बिजनेस लॉजिक है। तो यहाँ पर मैंने चेक करा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से तो आप प्रिंट कर दो ए, यानी उसके स्कोप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यार ए बड़ा नहीं है बी से, तो मीन्स बी बड़ा होगा, तो यार फिर एल्स चलेगा। यार हमेशा इन इफ और एल्स में से कोई एक ही कंडीशन होती है यार जो वो चलती है। आई होप गाइज यार ये इफ एल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यार चलिए आगे चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो यार अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच केस। यार ये स्विच केस भी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट ही होता है एक, ये बेसिकली इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है। यार सबसे पहला प्रोग्राम जो मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पर वो दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमने एक वीक का डे लिया हुआ है इनपुट में। तो यार वीक का डे जैसे मैंने इनपुट में लिया हुआ है, अब यार ये जो स्विच है जो मैंने वीक यूजर से इनपुट लिया है वो स्विच केस में हमें एज अ पैरामीटर पास करना होता है। और यार इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं। अगर मान लो यार यूजर ने दिया 1 तो यार मंडे चलेगा, अब यूजर ने दिया 2 तो यार ट्यूसडे चल जाएगा, अगर यूजर ने दिया 3 तो यार फिर ये वेडनेसडे चल जाएगा। अब यार लास्ट में ऐसा होता है कि एक डिफॉल्ट केस होता है इसमें। अब डिफॉल्ट केस यार तब चलता है जब सारे केसेस फेल हो जाते हैं। जल्दी से हम VS कोड खोल के यार इस प्रोग्राम को भी देखते हैं और समझते हैं इस प्रोग्राम को कि स्विच केस कैसे काम करता है। तो यार लिख लिया है मैंने यहाँ कोड स्विच केस का। तो यार स्विच केस को समझते हैं। अब यार मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया वीक, उस वेरिएबल में मैंने यूजर से इनपुट ले लिया कि यूजर 1 से 7 तक के बीच में इनपुट दो। तो यार मैंने यहाँ पर स्विच केस के अंदर उस वीक को एज अ पैरामीटर पास किया। अब मैंने यार यहाँ 7 केस बनाए। आप मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, जितने आपके केस हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि यार ये स्विच केस इफ एल्स लेटर का अल्टरनेट होता है। अब यार सपोज करो यूजर ने दिया 1 तो यार ये वाला केस चलेगा और प्रिंट हो जाएगा मंडे और वहां पर लग जाएगा ब्रेक। अब यार यूजर ने सपोज करो इनपुट में दे दिया 2 तो यार यहाँ पर फिर दूसरा केस चलेगा और प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे एंड सो ऑन। अब यार सपोज करो यूजर ने 1 से 7 के बीच में इनपुट नहीं दिया, उसने कुछ अलग ही इनपुट दे दिया, फॉर एग्जांपल 50 या 100 दे दिया। तो यार यहाँ पर एक डिफॉल्ट केस होता है जो कि चल जाता है इन केस अगर कोई यूजर इनवैलिड इनपुट दे। अब यार जल्दी से देख लेते हैं इस कोड को रन करके कि ये चल भी रहा है या नहीं। अब यार मैंने जल्दी से मैं यहाँ पर देता हूँ 5। अब 5 पे जैसे ही मैंने यूजर को इनपुट दिया तो यार हो गया ये प्रिंट फ्राइडे। तो यार इस तरह से काम करता है आपका स्विच केस। अब आगे चलते हैं यार अपने नोट्स। तो यार चैप्टर 2 का जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा लूप। अब यार ये लूप क्या होते हैं, यार जब भी आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना होता है जो आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है, मीन्स एक टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ यार कोड विद रिक 1 बार लिखो तो आप लिख दोगे, मैं बोलूँ कोड विद रिक 100 बार लिखो तो भी शायद आप लिख दो। पर यार अगर मैं बोलूँ जो कोड विद रिक है वो आप 1 लाख बार प्रिंट कराओ तो यार आप 1 लाख बार प्रिंट एफ कोड विद रिक थोड़ी लिखने बैठोगे, है ना। आप क्या करोगे, एक लूप लगाओगे 1 लाख बार का, तो यार वो लूप 1 लाख बार चलेगा और वो लूप प्रिंट करता जाएगा कोड विद रिक। अब यार 3 टाइप के हमारे पास लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। एक एक करके यार हम देख रहे होंगे। अब यार देखो फॉर लूप क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ कोड विद रिक मैंने 10 बार प्रिंट करा रखा है। अब यार यहाँ पर जो पहली चीज है वो होती है आपको कहाँ से चलोगे, मीन्स इनिशियलाइजेशन, कहाँ तक जाओगे मीन्स कंडीशन, कितने कदम लेते हुए जाओगे, यानी एक एक कदम ले रखा है। I++ बोले तो एक एक कदम है ये, मीन्स एक स्टेप। तो यार कितने कदम लेते हुए या कितने स्टेप लेते हुए जाओगे, इसे बेसिकली बोलते हैं हम यार ये इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यहाँ पर यार राइट साइड में मैंने लिखा हुआ, आप यार नोट्स में एक बार चेक कर लेना जो मैंने राइट साइड में लिखा है। अब यार ये कोड हम लिख के देखते हैं और देखते हैं ये कोड कैसे काम करता है। अब यार देखो ये मैंने कोड लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यार फॉर लूप को समझो। फॉर लूप बेसिकली बस इतना है,
यहाँ पर होता है यार इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर होती है कंडीशन के कितनी दूर जाओगे और कितने कदम लेते हुए जाओगे। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और उसके बाद होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो यार ये मैंने स्टार्टिंग जो की है वो 0 से की है, लेस देन 10 मतलब 9 तक चलना, यानी कि और एक एक कदम लेते हुए चलना। अब यार सपोज करो मैं इसको कंट्रोल से सेव करके रन कर दूं, तो यार देखो कोड व्यतिरिक्त 10 बार प्रिंट हो गया है। तो यार ये कोड इस तरह से काम करता है। अब यार व्हाइल लूप भी एक लूप होता है, बेसिकली ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसका थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट है वो लूप से। अब यार एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब यार देखो यहाँ मैंने ये कोड लिख लिया है। अब यार यहाँ पर जो मेरा लूप काउंटर है या फिर हम इसे लूप वेरिएबल भी बोलते हैं यार, या फिर लूप काउंटर भी बोल देते हैं। अब यार यहाँ पर ये जो इसका व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से है, जो कंडीशन है आपकी i लेस देन 9 यहाँ तक आएगी, और यार इंक्रीमेंट आपको इसके अंदर देना पड़ता है। अब यार जल्दी से कंट्रोल ऐसे सेव करके इस कोड को चला के देखते हैं। तो देखो यार ये कोड चल गया, मैंने स्लैश एन नहीं लगाया। जब मैं यार यहाँ स्लैश एन लगाता हूँ तो ये होता है न्यू लाइन, मीन्स हर बार स्टेटमेंट आपको न्यू लाइन में प्रिंट करनी है। तो यार मैं यहाँ से चला के देख लेता हूँ उसे, देखो ये न्यू लाइन में प्रिंट हो गई। तो यार इस तरह से काम करता है आपका व्हाइल लूप। आगे चलते हैं यार, आगे देख लेते हैं यार डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप कुछ व्हाइल लूप की तरह होता है, पर यार इसमें जो कंडीशन होती है वो एग्जिट कंट्रोल होती है, मींस आपका लूप एक बार तो चलेगा। व्हाइल लूप में यार क्या होता है, व्हाइल लूप आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करता है, लेकिन डू व्हाइल लूप आपका कंडीशन लास्ट में चेंज करता है। अब यार कुछ इसका जो सिंटेक्स है वो एक बार देख लेते हैं। तो यार ये कुछ इस तरह से होता है सिंटेक्स डू व्हाइल लूप का। अब यार ये सिंटेक्स सबसे पहले हमें डू लिखना होता है, ये वही है लूप काउंटर या फिर मैं बोलूंगा इसे लूप वेरिएबल, जो कि मैं इनिशियलाइज करा दिया है। अब यार ये इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया अपनी स्टेटमेंट, लूप काउंटर मैंने इंक्रीज कराया, और यार कंडीशन लास्ट में चेक हो रही थी। अच्छा एक डिफरेंस और है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में, यार इसमें जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होती है। डू व्हाइल लूप ही ऐसा लूप है जिसमें टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन आता है, बेसिकली जो लूप टर्मिनेट होता है। तो आई होप गाइज आपको लूप समझ में आ गए होंगे कि लूप किस तरह से काम करते हैं। तो यार जो मेरा चैप्टर 2 का थर्ड टॉपिक है वो है फंक्शंस। अब यार ये फंक्शन क्या होते हैं यार, फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है, या मैं बोलूँ एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बार बार यूज होता है। मीन्स आप क्या करोगे, अपना एक कोड जो है या अपना बिजनेस लॉजिक जो है वो आप एक फंक्शन में डाल दोगे, और उस फंक्शन को ही बार बार आप यूज कर सकते हो रिपीटेडली जब आप चाहो। एक फंक्शन में यार 3 चीजें होती है बेसिकली, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। जो यार फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो कंपाइलर को यार ये बताती है कि कौन सा फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यार आपकी बेसिकली बिजनेस लॉजिक आता है उस कोड का। और फंक्शन कॉल यार, फंक्शन जब हमें किसी फंक्शन को कॉल करना या फिर यूज करना होता है तो उस फंक्शन को हम सिंपली कॉल कर देते हैं। अब यार 2 टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यार लाइब्रेरी फंक्शन जो हमने अभी देखा था प्रिंटफ और स्कैनफ, वो लाइब्रेरी फंक्शंस ही हैं। अभी नीचे देखते हैं यार बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। देखो यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शंस प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी, गेट एस, यार ये स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं बेसिकली, और गेट कैर यार ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस यार जो फंक्शन को हम बनाते हैं। यार सबसे पहले प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस आप देख चुके हो, और हम देखेंगे सीधा आप यूजर डिफाइंड फंक्शन। यार यूजर डिफाइंड फंक्शन में यही कोड को लिखने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक प्रोग्राम बनाया था एडिशन ऑफ 2 नंबर का, सिंपली मेन फंक्शन के अंदर हमने बिजनेस लॉजिक लिखा था। पर अब यार हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम एडिशन का बिजनेस लॉजिक लिखेंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं। तो यार ये होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, मींस आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, कंपाइलर को बताते हो कि आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अब लिखते हैं यार फंक्शन डेफिनेशन। तो यार ये होती है बेसिकली डेफिनेशन, जो मैंने यहाँ पर यार मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पर मैंने उस फंक्शन को डेफिनेशन दे दी है, मींस हमने 2 नंबर को ऐड करने की एक कोड लिखा है बेसिकली। यहाँ पर मैंने A पास किया है, यहाँ पर मैंने B पास किया है, मींस कहाँ से पास किया है, यहाँ से 5 और 10 से। यार ये बेसिकली मेरी होती है कॉलिंग, और ये होती है मेरी डिक्लेरेशन, और यार ये जो होती है मेरी वो होती है मेरी डेफिनेशन। तो यार इस तरह से फंक्शन आप डिक्लेयर करके और उसके बाद उसको डिफाइन करके कॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो यार चैप्टर 2 का जो 4th टॉपिक है वो है पॉइंटर्स। अब यार ये पॉइंटर्स क्या होते हैं यार, पॉइंटर्स आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होते हैं। पॉइंटर्स यार ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं, या फिर बेसिकली दूसरे किसी कंटेनर का एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं। अब यार स्टार से ये डिनोट होते हैं बेसिकली, या एस्ट्रिक भी हम इसको बोलते हैं।
अब यार इस कोड को समझते हैं कि ये है क्या। अब यार यहाँ पर मैंने एक n ले लिया है, एक वेरिएबल 20 जिसमें मैंने स्टोर करा दिया है, एक पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर में मैंने एड्रेस ऑफ n डाला है। देखो ये एड्रेस का जो सिंबल है वो एंड होता है। अब यार एड्रेस ऑफ n मतलब n का जो एड्रेस है वो मैंने इसको इसमें ptr में बेसिकली स्टोर करा दिया है। अगर मैं फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंट ऑफ चुनूं तो यार उसका एड्रेस प्रिंट होगा, दूसरी लाइन चुनूं तो यार इससे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और तीसरी लाइन चुनूं तो यार इससे भी एड्रेस प्रिंट होगा। अब यार साइज ऑफ पॉइंटर जनरली तो 2 बाइट होता है, पर ये टाइप्स ऑफ पॉइंटर कितने होते हैं यार, नल पॉइंटर होता है, वॉइड होता है। नल पॉइंटर बेसिकली वो पॉइंटर होते हैं यार जो आपके नल को पॉइंट कर रहे होते हैं या फिर इनिशियलाइज होते हैं नल से। और वॉइड पॉइंटर यार वो होते हैं जिनका कोई डेटा टाइप नहीं होता। वाइल्ड पॉइंटर यार वो होते हैं जो अनइनिशियलाइज पॉइंटर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंटर जो सिर्फ डिक्लेयर पॉइंटर हो, मीन्स डिक्लेयर कर दिया गया हो। और यार डैंगलिंग पॉइंटर वो वाले पॉइंटर होते हैं जिनकी जो वो उस मेमोरी को बेसिकली पॉइंट कर रहे होते हैं जो मेमोरी डिलीट हो चुकी होती है। अब यार पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, देखो यार ये होता है बेसिकली आपका पास बाय वैल्यू, मीन्स यहाँ से मैं 5 डायरेक्टली ए में पास कर रहा हूँ और 10 बी में पास कर रहा हूँ। पर यार पास बाय रेफरेंस में बेसिकली हम पॉइंटर का यूज करके एड्रेस पास करते हैं। यार ये प्रोग्राम है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का। यहाँ पर यार मैंने इनका अपने इंट ए और इंट बी जो कि मेरे 2 वेरिएबल है जो स्टोर कर रहे हैं 10 और बी, यहाँ पर यार मैंने एड्रेस पास किया हुआ है फंक्शन कॉलिंग में। और ये एड्रेस कहाँ पर जाएगा यार, इन पॉइंटर्स में, वॉइड स्वैप ए इंट स्टार बी। तो यार इस तरह से हम बेसिकली, आप ये जब एग्जाम्पल देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि पास बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। आई होप गाइज यार पॉइंटर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यार इसी के साथ चैप्टर 2 हुआ कंप्लीट, और अब हम देखते हैं चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यार फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स। मींस हमें 2 नंबर इनपुट लेने हैं, या फिर मैं इनिशियलाइज करा दूंगा 2 नंबर्स को, और उन दोनों नंबर्स में बेसिकली कौन सा नंबर बड़ा है ये हमें प्रिंट करना है VS कोड के अंदर। और यहाँ मेरी जो टेम्पलेट है, बॉयलर प्लेट है, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो यार यहाँ पर मैं 2 नंबर इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इंट ए 10 इंट बी इक्वल्स टू 20। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली 2 नंबर को इनिशियलाइज कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे इफ एल्स कंडीशन का यूज करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब मैं यहाँ इफ के अंदर लिख देता हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट कर दो आप, प्रिंट एफ का बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ, प्रिंट एफ फंक्शन का, ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है तो यार एल्स के अंदर जो कंडीशन है वो चलेगी, मींस प्रिंट एफ एल्स वाला चल जाएगा, बी इज ग्रेटर। अब यार कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इस कोड को चला के देखता हूँ आपके हिसाब से यार इस कोड में क्या आउटपुट आना चाहिए। ए हमारा 10 है, बी हमारा 20 है, मींस हमारा बी तो आना चाहिए ना, सेकंड एल्स वाली कंडीशन चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो एल्स में आएगी, तो एल्स की ट्रू हो जाएगी। अब यार इसको रन करके देखते हैं। तो यार देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है बी इज ग्रेटर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने एक और प्रोग्राम बना लिया है प्रैक्टिस शीट 2 का। आगे चलते हैं यार, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और 0। मीन्स यहाँ पर हमें एक नंबर को चेक करना है, तो यार मुझे यहाँ एक नंबर लेना पड़ेगा। तो यार मतलब हमें ये चेक कराना है कि एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कोई नंबर 0 से छोटा होगा, मीन्स इफ a इज लेस देन 0, तो यार वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने करा दिया प्रिंट एफ। इन केस ऐसा नहीं है, अगर जो a मेरा वो इक्वल है 0 के, मीन्स ऐसा भी हो सकता है जो मेरा a है वो 0 के इक्वल हो, तो यार यहाँ पे मैं सिंपली करा दूंगा ये 0 है, प्रिंट एफ a इज 0। अब यार सपोज करो ऐसा भी हो सकता है कि जो a है वो मेरा 0 से बड़ा है, मीन्स 0 से बड़ा है, और जो कि ऑब्वियसली है। अगर मेरा a बड़ा है 0 से तो मीन्स वो a इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करा दूंगा a इज ग्रेटर देन 0। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो यार इसमें जो तीसरी सिचुएशन है वो चलेगी। देखो a इज ग्रेटर देन 0, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने एक और प्रोग्राम बना लिया। तो यार जल्दी से आप देख लेते हैं तीसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ द वीक यूजिंग स्विच केस। यार ये प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं जब मैंने समझाया था, तो इसको मैं फिलहाल रहने देता हूं। अब यार तीसरा नंबर देख लेते हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। मीन्स हमें लूप का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यार मैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स 1 to 100 प्रिंट करा देता हूँ। मीन्स फॉर लूप लगाया, कहाँ से लगाया, इंट i इक्वल्स टू 1, मीन्स 1 to 100 कराना है। i लेस एंड इक्वल देन 100 तक मैंने कराया, और i प्लस प्लस कराया, और मैं प्रिंट एफ कराता हुआ चला गया यार %d i।
और मैंने यहाँ पर यार /n भी दे दिया। कंट्रोल एस से यार मैंने जब सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 100 तक यार नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ये भी आपने प्रिंट करा दी। तो यार अब जो 5वां क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। यार ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो कोडिंग स्किल्स है वो बढ़ेगी। आप चेक करोगे यार इवन नंबर किस तरह से, इवन नंबर को प्रिंट करने का लॉजिक क्या है। और 1 to 100 मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूँ। अब यार 6 प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग अ फंक्शन। मीन्स ये फंक्शंस के प्रोग्राम है। यार हमने हेलो वर्ल्ड जब पहले प्रिंट किया था, फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था अपना, तो हमने मेन फंक्शन के अंदर बनाया था। पर यार अब हमें यूजिंग फंक्शन बनाना है। मीन्स हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट कराना है वो यूजिंग फंक्शन करना है। तो यार VS कोड के अंदर चलते हैं हम अपने। सिंपली मैं क्या करूंगा यार, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा void hello नाम का, और यहाँ पर यार मैं प्रिंट एफ करा दूंगा हेलो वर्ल्ड को। अभी यार इस फंक्शन को जो मेरा हेलो है वो मैं कॉल कर लूंगा यहाँ से हेलो। कंट्रोल एस से यार मैं सेव करूंगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो यार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप एक और प्रोग्राम बना चुके हैं। तो यार आगे देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। अब यार 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमको बनाना है। अब यार सपोज करो मैं इसको ही मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ऐड नाम का। इसमें पैरामीटर्स में मैं int a और int b पास कर देता हूँ। और यार यहाँ पर भी मैं इसको फिलहाल खत्म कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ अपना बिजनेस लॉजिक, जो कि है int c इक्वल्स टू a प्लस बी। हमने मेन फंक्शन के अंदर एडिशन का प्रोग्राम कैसे बनता है ये हमने वहां पर देखा था। अब यार सिंपली मैं इसको c को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ %d यार फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, मैंने पहले भी बताया है। ऐड को यार यहाँ से मैं कॉल कर लूंगा। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 5 और 7 एग्जाम्पल के लिए। और मैं कंट्रोल एस से सेव करके जब इस कोड को रन करूंगा तो देखो 12 आ गया। तो यार इस तरह से आपका जो एडिशन का प्रोग्राम है वो चलता है। आई होप गाइज यार ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब यार देखो जो 8वां क्वेश्चन है बेसिकली सब्ट्रैक्ट का, तो यार ये आप खुद ट्राई करो कि किस तरह से होता है। तो यार इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यार चैप्टर नंबर 3 एरे। तो यार जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एरे। अब यार एरे होता क्या है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा विच आर स्टोर्ड इन द कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यार एरे बेसिकली एक डेटा टाइप या एक मैं बोलूँ डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, जो जिसमें आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। बेसिकली ये डेटा का कलेक्शन होता है। अब यार एक चीज़ है कि एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब यार देखो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस तरह से हम एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम उसमें उसका साइज दे सकते हैं। ये प्रोग्राम है यार, इसको खुद से आप ट्राई करके देखना कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है और इसमें यूज़र में इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट कैसे दिखानी है। एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा, मैं बेसिकली आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है। पर जब तक आप यार खुद नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट खुद ट्राई करना, क्योंकि इस नोट में इन नोट्स में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाली हुई हैं यार, बेसिक बेसिक जो कवर की हुई हैं। अब यार ये होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है यार? जैसे कि आपकी एरे होती है जो इंटीजर टाइप की जनरली होती है, तो स्ट्रिंग आप भी आपकी एक एरे ही होती है, पर वो कैरेक्टर टाइप की होती है। और वो नल कैरेक्टर, ये जो यार ये कैरेक्टर है ये एक नल है, ये टर्मिनेट इससे होती है। एग्जाम्पल के रूप में यार कैर सी इक्वल्स टू, ये डबल कोट्स के अंदर आपने सी स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेयरिंग एरे यार ऐसे ही होती है, इसका इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। इनिशियलाइज आप स्ट्रिंग को ऐसे कर सकते हो यार। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी दिए हुए हैं, इसको भी आप खुद से ट्राई करना एक बार। अब यार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर अलाउज टू कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स टुगेदर। यार स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? अब सपोज करो आपने कोई डेटा टाइप ले लिया, तो यार अगर आपने इंट लिया तो आप इंट ही यूज करोगे। अगर आपने कोई फ्लोट लिया तो फ्लोट ही यूज करोगे। बस बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे डेटा टाइप हमें चाहिए होते हैं जिसमें इंट, कैरेक्टर और फ्लोट सारे एक साथ यूज करने हो। तो यार उस सिचुएशन में हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और यूनियन का भी यूज़ इनमें करते हैं। तो यार स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ही होता है। इस कोड को भी आप यार खुद रन करना, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट कोड है। अब नीचे चलो यार, यूनियन भी यार सेम वही है, पर स्ट्रक्चर और यूनियन में यार इतना डिफरेंस है कि जो स्ट्रक्चर का होती है उसमें हर एक एलिमेंट की अपनी मेमोरी होती है, पर जो यूनियन होती है उसमें
हर एक एलिमेंट की अपनी मेमोरी नहीं होती है। यूनियन यूजेस सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन। तो यार यूनियन में और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है। इसका भी एग्जाम्पल मैंने कोड दिया हुआ है, इसको भी आपको खुद से करके देखना है। आप एक कोड करोगे यार, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस शीट है बेसिकली, ये भी आप खुद से ट्राई करना। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस शीट ट्राई करोगे ऐसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी इनके आंसर्स यही है, जो ये वाले आंसर्स हैं बेसिकली यही इनके आंसर्स हैं। एरे में भी मैंने सिंपली इनपुट आउटपुट कराया हुआ है और वही सेम चीज़ मैंने यार वहाँ पूछी हुई है। तो आई होप गाइज यार ये आप लोगों को कोर्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार एक ये क्रैश कोर्स था तो यार इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकता एक छोटे से कोर्स में। अगर यार आपको सी प्रोग्रामिंग के अल्टरनेट हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको सी प्रोग्रामिंग के एक कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए, ताकि मैं हर एक टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के। कैसा लगा यार आपको कोर्स ज़रूर बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय।